नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर पे। आज हम आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू सेशन लेकर आए हैं। इंटरव्यू ऐसे स्टूडेंट्स का जो रीवा जैसे टियर 3 शहर में रहकर और रीवा में ही रहकर उन्होंने पढ़ाई की और मात्र 21 वर्ष की उम्र में अपनी डिज़ायरेबल जॉब जीएसटी इंस्पेक्टर और देश का बहुचर्चित एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई किया। तो आइए मिलते हैं आशीष कुमार पांडे से। तो वेलकम आशीष। थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई बेटा कि आपने अपना ड्रीम फुलफिल किया। और जहाँ तक मुझे याद है बहुत अच्छे से कि आफ्टर 12th जब आप आए तो आपके अंदर एक जुनून था कि मुझे एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है। बीच में आपने बहुत से एग्ज़ाम क्वालिफाई, लेकिन इनके जुनून में 1% की भी कमी नहीं आई, इवन बढ़ोतरी ही हुई। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि एक इंटरव्यू सेशन ऐसा जाए कि जितने भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने की, तो उनके लिए एक बढ़िया प्लान बनकर के एक इंटरव्यू का काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो इंटरव्यू स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बेटा अपने बारे में बताइए। तो सर जैसा आपने बताया, मेरा नाम आशीष कुमार पांडे और मैं यहीं पे मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। तो हमें हमारे चाचा चाची जी ने पढ़ाया। अंकल जी आर्मी में थे, अभी फ़िलहाल वो रिटायरमेंट पे हैं। तो उन्होंने ही मुझे शुरू से अपने साथ रखा, बचपन से ही मैं उनके साथ बाहर आ गया था और उन्होंने ही मेरे पढ़ाई का खर्च मुझे साथ में रखा। तो काफ़ी कुछ उनका हाथ रहा जो भी मैंने पढ़ा। और इसके बाद फिर मैंने भी अपनी स्टडी चालू की, क्योंकि ज़रूरी रहता है कि जब आपके पास कोई भी बैकअप या फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तो फिर आगे करना। तो बस वही मेरे मन में एक था कि कुछ न कुछ आगे जाके एक अच्छा करो जिससे और आपने किया भी, यस है ना। देखिए ये सारी चीज़ें मैं तो जानता था क्योंकि मैं आशीष से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप में से कई लोग हो सकता है आप आशीष से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि एक मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज से भी इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई किया है। और एसएससी सीजीएल नहीं, इन्होंने बहुत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो मैं चाहूँगा आशीष एक बार उनके बारे में बताओ, कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं तुम्हारे। तो सर सबसे पहले जब मैंने 12th पास किया तो उस वक्त एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स होते थे, तो मेरे दोस्त भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो मैंने सैनिक का था ना। यस सर। तो मैं फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैंने निकाला, पर क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं सबसे ज़्यादा एसएससी सीजीएल के पीछे ही जुनूनी था, तो फिर मैंने उसका फ़िज़िकल नहीं दिया। उसके बाद मैंने जेल प्रहरी एग्ज़ाम निकाला, फ़िज़िकल की तैयारी नहीं की। फिर मैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम भी निकाला, उसमें मैं फ़िज़िकल में नहीं गया। इसके बाद मेरा एमटीएस 2020 में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, बट मैं डीवी के आगे नहीं गया। और इसके अलावा मैंने एसएससी सीएचएसएल 2020 भी दिया। हाँ, उसमें मेरी 780 ऑल इंडिया रैंक लगी और एज ए पोस्टल असिस्टेंट मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और इसके अलावा एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने बीच में, उसमें भी लिस्ट लंबी। हाँ, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप लोग को एक बात समझनी चाहिए कि जनरली आशीष ने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो जहाँ तक मैं इनसे जानता हूँ, इन्होंने अपने सब्जेक्ट को पहले स्ट्रॉन्ग किया। आप इन्होंने जितने एग्ज़ामों के नाम लिए, आप देखिए वैरायटी, लगभग हर तरह का एग्ज़ाम यहाँ पर है। मतलब एनपी के स्तर के व्यापम के भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी बाई एक्सएससी का भी एग्ज़ाम है। इन्होंने अलग से अगर रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम भी दिया होता तो वो भी क्वालिफाई होता 100%, क्योंकि उस समय वो एलिजिबल नहीं था। जैसे कि मैंने आपको कहा नहीं, जस्ट इनकी एज 21 ईयर प्लस है, तो 22 साल के अभी ये हुए नहीं, पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया है। तो इसीलिए आशीष से इन बातों को आप लोग भी जानिए कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को करें कि ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए भी संभव हो सके। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी अपनी स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में भी बताओ। तो सर जब मैं छोटा था तो वहाँ मंगवा नाम का एक कस्बा था, वहाँ पे अपनी एक स्कूल थी, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे मैंने 4th क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद 5th क्लास में हम रीवा में शिफ्ट हुए, 2010 की बात है। और वहाँ पे फिर यहाँ पे सेंट्रल एकेडमी सिविल लाइंस रीवा स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना 12th क्लास कंप्लीट किया। इसके बाद पहले अब 12th के बाद आइडिया नहीं था इतना, और बाहर जाने के लिए इतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं थे, वही फाइनेंशियल चीज़ें आती है। तो यहीं पे रहकर मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मॉडल साइंस कॉलेज से यहीं पे, और साथ ही साथ मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी।
तो कब ऐसा आपके दिमाग में सबसे पहली बार आया कि सीजीएल की हमें प्रिपरेशन करनी है? तो सर मेरे दोस्तों का ग्रुप था, मैं था, सालिक था जो कि भी नेवी में सिलेक्टेड है, विपुल था एमपी पुलिस में सिलेक्टेड है, अनुभव है मेरा दोस्त। तो ये आप लोग एक मैच में थे? यस सर, हम चारों का ग्रुप था। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन सा एग्ज़ाम, क्योंकि अब किसी भी आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी कोर्स से, तो आपको एक सिक्योर जॉब की गारंटी नहीं रहता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि साथ ही साथ किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो हम दोनों ने मिलकर सोचा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो यूपीएससी में एक ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है और ज़्यादा फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में हमको पता चला, और फिर कई सारे इसमें अलग अलग पोस्ट थी। एक एक्साइज इंस्पेक्टर था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, काफ़ी सुन रखा था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने एक दिन जाना, सर आपके पास ही आया था मैं, तो आपने एक्सप्लेन भी किया, तो कई लोगों से जाना, तो फिर एक जुनून एक आ जाता है दिल में कि अब तो यही करना है। तो फिर मैंने उसी वक्त से सोच रखा था। क्योंकि इन्होंने अपने एक फ्रेंड सानिक का नाम लिया उस टाइम पे, जस्ट ये शायद फर्स्ट ईयर में थे ना आप? यस। हाँ, फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम पे ही था सिलेक्शन। तो उसने ज्वाइन किया, इनके मन में क्लियर था कि मुझे नहीं करना है, मुझे एसएससी सीजीएल की ही जॉब लेनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा। तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की? ये तो मन में थॉट आया कि मुझे करना है, फिर स्टार्ट कैसे किया था? सर किसी भी एग्ज़ाम को अच्छा अगर आपको करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बेसिक्स अपने मजबूत रखें। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ ही मैंने ऑफलाइन बैच में अपने फाउंडेशन मजबूत किया, चीज़ों के बारे में जाना कि अगर कोई भी चीज़ है तो आपको सबसे पहले उसकी आधार बनानी, नींव बनानी है। तो मैंने क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ बुक्स लगानी चालू की, जैसे राकेश यादव सर की आती थी प्रीवियस ईयर, तो उनको लगाना चालू किया, बार बार प्रैक्टिस की। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, तो मैंने उनको टिक लगाया कि जब दोबारा मैं उनका रिवीजन करूँगा तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, ये मुझे ज़रूर करने हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी तो बार बार प्रैक्टिस और चीज़ों को समझना जब टीचर पढ़ाते हैं, और इसी तरह मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे। चलो इसी मोड को थोड़ी आगे लेके चलते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि जितने लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स होंगे या उनके कहीं ना कहीं पेरेंट्स। तो अपन एक सब्जेक्ट वाइज इसको लेके चलते। एक तो ओवरव्यू हो गया, तो एक एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स के लिए तुमने क्या किया, कैसे स्टार्ट किया, बेसिक कैसे कवर की, उसको मॉडरेट लेवल पे कैसे लेके गए, प्रैक्टिस कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें मैथ्स से। यस सर। तो मैथ्स की अगर बात करें तो इसमें सिलेबस होता है, और अलग अलग सिलेबस होते हैं। अर्थमेटिक होता है, एडवांस होता है, अब स्टेटिक्स का भी पोर्शन आने लगा है। हाँ, मॉडर्न मैथ है। तो अब मैंने क्या किया था कि अर्थमेटिक में मुझे शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती थी कि प्रॉफिट लॉस को आपको कैसे समझना है, अंडरस्टैंड। हाँ, एवरेज के क्वेश्चंस काफ़ी भूलते हैं, आप एक बार सॉल्व कर लो फिर भी भूलते हैं। मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, शुरू में बेसिक पढ़ा, उसके बाद मैंने जो भी सीट मिलती थी आपसे उसको कई बार किया। इसके अलावा बुक्स जो होती थी जैसे राकेश यादव सर की कवर की, तो प्रैक्टिस करता रहा, इससे मेरा बेसिक धीरे धीरे बनता रहा। जब बेसिक बनता गया तो मैंने थोड़ा अपना लेवल बढ़ाया, और जो भी मेंस के क्वेश्चंस थे, मेंस के क्वेश्चन स्पेशली करने चालू किए। इसके बाद फिर मुझे पता चला जब मैं 2021 का सीजीएल दे रहा था, तो पिनैकल की बुक के बारे में, जिसमें प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, मेंस हो या कुछ भी हो, टॉपिक वाइज। अच्छा, हाँ, तो मैंने टॉपिक वाइज मैथ्स के लिए पिनैकल ख़त्म करने की सोची कि अगर मैं 2018 से टीसीएस ने सीजीएल के एसएससी के एग्ज़ाम लेने चालू किए, तो मैंने सोचा कि ये जो सीजीएल के एसएससी के अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सीपीओ हो गया, तो मैं सबसे पहले 2018 से 2021 तक, 2020 तक तब हुआ था कि यहाँ तक कि जितने भी प्री या मेंस के क्वेश्चन हैं तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा, एक बार दो बार, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के लगा ले तो बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फिर मैंने जो टफ क्वेश्चन थे वही तरीका अपनाया कि उनको भी 2 बार 3 बार किया, और मैथ्स में प्रैक्टिस की। और मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सेक्शनल मॉक भी आप दे सकते हैं। मॉक तो लगभग दिन में 1 मॉक देना ही चाहिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में है तो सेक्शनल मॉक मैथ्स के 1-2 देने ही चाहिए, और फिर पूरा मॉक। तो मैथ के लिए तो मेरी यही थी कि प्रैक्टिस और फार्मूले अलग से अगर आप कहीं लिख सको, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है नज़दीक तो इतने सारे फार्मूले भूलते रहते हैं। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अगर आपने अलग से फार्मूले का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है ना, तो आप रिवाइज कर सकते हैं 1-2 दिन पहले, तो जो भी फार्मूले होते हैं आपके दिमाग में होते हैं, तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म। ये तो मैथ्स का हो गया। मतलब बात समझ ये आई कि पहले बेसिक बेसिक करने के बाद अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे गए और फिर उसे प्रैक्टिसाइज कर प्रैक्टिस।
हाँ, टाइम के अंदर प्रैक्टिस। अब रीजनिंग के लिए क्या सर रीजनिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो सब, कॉमन है? हाँ, कॉमन इंटेलिजेंस इसीलिए बोलते हैं। तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप देखें कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो सिलेबस में टॉपिक देखने के बाद मैंने पहले देखा कि एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाता हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझसे कौन कौन से टॉपिक आसानी से बन रहे हैं और किन किन में दिक्कत आ रही। तो मैं यही करता था, जैसे मुझे कुछ सिलॉगिज्म में एक टॉपिक है जिसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्लॉक के हो गए, कैलेंडर हो गए, तो इन सब चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं तो ठीक है, बाकी आप कहीं पे भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहाँ से आप कुछ लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक है, इसमें मुझे दिक्कत आ रही, तो मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक देख सकता हूँ। वो टॉपिक आप यूट्यूब की मदद से या कहीं से भी देख सकते हैं। इसके अलावा या आप ऑफलाइन बैच ले रहे हैं, कहीं से भी वो आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रीजनिंग के भी एक दिन का गैप करके मॉक देने ज़रूरी हैं सेक्शन। तो प्रोसेस वही है, बेस हाँ। मॉडरेट लेवल पे आइए, फिर उसे प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष, अब इंग्लिश की नहीं बताओ, इंग्लिश के लिए कैसे किया है? तो सर इंग्लिश के लिए मैंने यहीं पे ऑफलाइन बैच लिया था। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट है यहीं पैराडाइज रेस्टोरेंट पास, सिविल लाइन मोड़ के पास, वरुण सर का। तो वहाँ पे सर से मैंने बेसिक पढ़ा था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी मुझे पढ़ने को मिला। इसके बाद सर ने सीट दी तो मैंने सीट सॉल्व की वहाँ पे। इसके अलावा फिर मैंने वहाँ पे बैंक के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। बैंक के यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन, जब फुल लेंथ आपने कराया तो बैंक के यहाँ पे भी मैंने की इंग्लिश। तो सबसे पहले मैंने ग्रामर पूरी कंप्लीट की, और ग्रामर एक बार आप नोट्स बना लिए हैं, इसके बाद उसको दोबारा पढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ होता है कि एक बार अब कौन रिवाइज करे। ये काफ़ी मेंटेलिटी होती है, इतना ज़्यादा रिवाइज करना काफ़ी टफ होता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो मैंने उस नोट्स को 3-4 बार रिवाइज किया, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करता रहता था प्रीवियस ईयर के, या कि बैंक की बुक्स मैंने ली थी कि अगर बैंक का थोड़ा लेवल इंग्लिश का टफ रहता है तो मैंने सोचा अगर एसएससी का भी टफ भी करेगा तो मैं उस लेवल तक तैयारी कर लूँ कि मैं इसके टफ लेवल को भी क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने बैंक की भी कुछ बुक ली थी वहाँ के कंप्रिहेंशन को समझने के लिए, पैसेज को समझने के लिए, तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। इसके बाद मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, पिनाकिल की वही प्रीवियस ईयर इंग्लिश बुक आती है, तो एक दिन में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। मॉक देता था जो भी आते थे एसएससी के, जो इंग्लिश के सेक्शनल होते थे वो भी देता था, टॉपिक वाइज भी हो सकता है। हाँ। इसके अलावा इंग्लिश में जब मैं नो एरर या इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करता था तो काफ़ी बार क्या होता था कि मैं गलतियाँ करता था। काफ़ी एस्पिरेंट्स गलती करते, इतना जल्दी नहीं फाइंड कर पाते हैं कि गलतियाँ कहाँ पे हैं। तो मैं जैसे एरर का मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं देखता था, अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ, मैं उसका सॉल्यूशन देखता था। जब सॉल्यूशन देख लेता तो पता चल जाता था किस वजह से गलती हुई, यहाँ पे टेंस सही नहीं है या कि आर्टिकल की ज़रूरत है, क्या वजह है उसकी। अब मैं जब दोबारा शिफ्ट लगाऊंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये गलती थी, अब मुझे ये सही करनी है, अगली बार रुक जाऊंगा तो अलर्ट रहूंगा। ये सारी चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी। इसके अलावा फिर वो कैप सेक्शन का रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को कि इतनी वो कैप कहाँ से याद करें, और वो कैप है भी बहुत सारी, इतनी ज़्यादा तो याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो भी एसएससी की प्रीवियस ईयर की जो वो कैप्स थी उनको नेट से सर्च कर करके सेंटेंसेस भी बनाए थे। तो मैं कम से कम 2-3 महीने तक सेंटेंस अपने से डेवलप कर। सर वो जब मैं डिक्शनरी में डालता था तो सेंटेंस अपने आप बने बनाए आते थे, तो उससे क्या होता था कि अच्छे से उसका मीनिंग समझ में आता, दिमाग में बैठ जाता था, एक पिक्चर टाइप की बन जाती थी। 2-3 महीना किया, लेकिन उसके बाद इसमें भी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मेरी, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने क्या किया कि ब्लैक बुक के बारे में पता चला, ब्लैक बुक की भी मैंने पढ़ी, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स कंप्लीट किए और हाँ ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। अब ये जब वो कैप मैं ब्लैक बुक से पढ़ता था तो इतना ज़्यादा सीधा सीधा पढ़ना काफ़ी टफ टास्क था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, उसमें भी गुस्सा आती थी कि इतना ज़्यादा बोल रहा है, पीछे का आगे का याद कर रहा हूँ, पीछे का बोल रहा है, वन वर्ड याद कर रहा हूँ तो ईडियम एंड फ्रेजेस बोल रहे हैं। तो फिर भी फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन करता था, रिवाइज करता था। मैंने चार बार तो लगभग ब्लैक बुक पढ़ी ही, क्योंकि एलिजिबल भी नहीं था, टाइम था मेरे पास, तो मैंने 4 बार ब्लैक बुक पढ़ी। तो इसके बाद ब्लैक बुक में मेरी कमांड अच्छी आ गई, तो मैंने उसके बाद जो भी एग्ज़ाम दिए हैं आई गेस, तो वो कैब में मेरा अच्छा स्कोर ही रहता था, तो वहाँ से मैंने वो कैब भी कंप्लीट की और फिर वही इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना चल। मतलब कुल मिलाकर तुमने इंग्लिश तैयार की। हाँ। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की करनी है कि व्याकरण की करनी है। नहीं, आप पहले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए, आप पहले सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेंगे। केवल 1-2 महीने मॉक या टेस्ट लगाने की बात है, बस हो गया। क्यों सही है सर बिल्कुल। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट को हम तैयार नहीं कर सकते हैं। चलो बेटा, अब जीएस की ओर बढ़ते हैं। तो
तो जीएस एसएससी एस्पिरेंट्स की काफ़ी वीक ही रहती है, और अब तो 2022 वाले में तो अब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, जीएस के भी 75 मार्क्स है। ऐसे सीएचएल में भी अब जीएस का वेटेज बढ़ा है। अभी जो 2022 वाला सीजन हुआ हमें, जिस लगभग मेरे ख्याल से इसी मंथ हुआ, मार्च पे, है ना? उसका आंसर की मैं क्या स्कोर, मेरे से 314 मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 390। तो देखो यहाँ से एक एग्जांपल देखिए आप, इन्होंने 2021 की प्रिपरेशन कर रखी थी, लेकिन जैसे ही 22 पे पैटर्न चेंज हुआ तो आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं। क्यों? क्योंकि इनके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, इनको पता था कि मुझे हर सब्जेक्ट को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, जिससे पैटर्न कब बदल जाएगा कोई भरोसा, चीज़ें कब नई ऐड हो जाएंगी या जो आप पढ़ रहे हो कब वो हट जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो आप हर सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग करके चलिए बच्चों, इतना टाइम लेके चलिए कि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैंने इनके मार्क्स भी आपको इसीलिए मैंने पूछा आशीष, क्योंकि इनको पता चले, क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि जीएस शायद आपने अवॉइड कर दिया हो 2021 तक। नहीं, कई लोग ऐसा पैटर्न मांग के चलते हैं कि रीजनिंग जीएस को हल्के में ले लो, मैथ और इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करो। तो आप देख सकते हैं 22 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, जीएस के बारे में बताओ। और तो सर जीएस का क्या था कि मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, मैंने 11th में मैथ्स ऑप्ट की थी। तो मैथ्स बैकग्राउंड होने की वजह से क्या था कि मैंने साइंस को अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी अच्छे से तैयार थी। इसके अलावा रिवीजन भी करता था मैं लूसेंट के पीछे से। और अगर बात करूँ स्टैटिक पोर्शन की, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी आता है एसएससी में, आर्ट एंड कल्चर के, डांसेस के, अलग अलग जो भी सॉन्ग्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कौन मतलब अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने। तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो लूसेंट के पीछे ये भी थे स्टैटिक वाले, तो मैंने ये भी किए। और इसके अलावा फिर आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने यूट्यूब से ही कंप्लीट कर ली थी, और इसके बाद मैंने पॉलिटी में लूसेंट से ही आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, अमेंडमेंट्स पढ़े, शेड्यूल्स पढ़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पैटर्न जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो जीएस में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाना बहुत टफ होता है। जो भी 40+ करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कहीं ना कहीं से हो गया बाई चांस से जैसा भी। तो आप अगर 30 to 40 की रेंज में भी रहते हो तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, 25 to 40। तो फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ें मेरे बस में मैं वो करूँ। तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, जो क्योंकि मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था उस वक्त, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिस्ट्री थोड़ा अच्छा हो गया था। ज्योग्राफी भी मैंने वहीं से कवर कर ली थी, तो ये मेरे को फ़ायदा मिला। और जब ये मैंने बेसिक लेवल पढ़ लिया कि जो क्वेश्चंस नॉर्मल आएंगे वो तो मेरे से गलत नहीं होंगे। अब जो बहुत ही ज़्यादा टफ आ गया तो मतलब हाँ, वो सब के लिए है। तो मैंने सोचा कि अगर जो थोड़े इजी हैं, अगर मैंने वो कर लिए तो सबसे पीछे तो नहीं रहूँगे एटलीस्ट। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं ये करूँ। करेंट अफेयर्स मंथली आप पढ़िए, रोज़ 1.5 घंटा बर्बाद करने का मुझे नहीं लगता है कोई उसका फ़ायदा है। वो स्टूडेंट में नहीं कर सकता। हाँ, तो अच्छा, अभी आपने कहा कि ट्यूशन्स पढ़ाते थे, तो एक बार तुझे अपनी डेली रूटीन नहीं बताया बच्चों को कि आपकी सुबह से लेके पढ़ाई कैसे स्टार्ट होती थी, चीज़ों को कैसे लेके जाते थे। ये सब जानने की इच्छा ज़रूर होगी बच्चों की। हाँ, तो जब मेरा 2021 का मेंस था, क्योंकि जब मैं एलिजिबल हुआ सीजीएल 2021 के लिए, तो फिर तो मुझे लगा कि अब जो मैं करना चाहता था उसका मौका आ ही गया। तो उस वक्त एक अलग एनर्जी थी, एक अलग जोश था। तो उस वक्त के लिए मैं सुबह 6 बजे मतलब जग जाता था। मेरा घर लाइब्रेरी से 5 किलोमीटर दूर था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो मैं 6 बजे उठता था, नहा के, मतलब 6:30 मैं घर से निकलता था, 7 बजे लाइब्रेरी सुबह पहुंचता था। तो 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाइब्रेरी में स्टडी करता था। और टिफ़िन लगाया था तो खाना घर से दिक्कत नहीं थी, तो 6 बजे तक वहीं लाइब्रेरी में रहता था। फिर 6 बजे के बाद मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। तो लगभग पहुँचते पहुँचते 6:30 से 7:30 एक ट्यूशन पढ़ाया। फिर मैं रात को 9 बजे फ्री होता था, तो 9 सवा 9 के बीच घर पहुँचता। फिर सुबह फिर से सो के फिर हाँ, तो थोड़ा एक टफ फेस होता है। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाने से उसका बेनिफिट नहीं मिला? हाँ सर, अगर आपका कोई एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आता है तो कभी कभी आपको लगता है कि 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए या 2.5-3 घंटे, बर्डन लगता है। बिकॉज आप कई सारी चीज़ें उसकी वजह से छोड़ते भी, बिकॉज किसी के पेरेंट्स ने आप पे भरोसा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो अगर आप वहाँ पे ऑनेस्ट रहोगे तो आपको भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा फल मिलता है। तो अच्छा, ये भी जैसे इन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कितने घंटे पढ़ते थे, तो काउंटिंग में भी बता दो। तो सर काउंटिंग का कोई यार ये क्वेश्चन वैलिड है? वैलिड ही नहीं है सर, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूसली, मैं नहीं जानता, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि लगातार आप 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ सकते हो। तो
नहीं हो पाता है। तो हम वो चीज़ें कर सके जो हम कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहें। तो मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हार्ड वर्क इतना तो नहीं, लेकिन मैं कंसिस्टेंट ज़्यादा था। मैं लगातार कंसिस्टेंट, दिन में अगर हो सका तो मैं 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कोई डिसाइडेड नहीं रहता कि मैं 8 घंटे ही पढ़ूँगा या 10 घंटे पढ़ूँगा या 4 घंटे पढ़ूँगा। किसी दिन 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, कहीं चला गया 2-3 दिन पढ़ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन जब आता था तो मेरे दिमाग में रहता था कि 4 दिन नहीं पढ़ा हूँ, ये चीज़ें भूल ना जाए, तो मॉक देता था, कई सारी चीज़ें करता था। अगर दिन में मुझे मौका नहीं मिला, 1 घंटे का मौका मिला है तो 1 घंटे में मॉक दे देता था। फिर अगर कहीं से बीच में मुझे मौका मिला तो मैं एनालिसिस कर लेता था। तो लगातार तो आप नहीं पढ़ सकते, शायद एक्सेप्शंस होंगे 10-12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे। अपनी एक्सपीरियंस ये है कि लगातार इतना नहीं। हाँ, कंसिस्टेंट आप वेरी कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, जैसे तुमने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो हर एग्ज़ाम की 1 महीने पहले, 40 दिन पहले क्या स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए या क्या करते थे तुम? और जब एग्ज़ाम में तो पहले ये ट्राई करता था कि कोर्स वोर्स चीज़ें तो आपकी एग्ज़ाम के 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि आप सिलेबस ही अगर ख़त्म करोगे एग्ज़ाम के 10 दिन, 5 दिन पहले, तो इतना ज़्यादा आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। और आप नई चीज़ें पढ़ोगे और उसको फिर इससे आपको पुरानी चीज़ों में भी आपका रिवीजन नहीं रहेगा, तो एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर रहेगा कि आप भूल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर कोई न्यू है इस फील्ड में, तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस हो इस हिसाब से तैयार करे कि एग्ज़ाम है तो उसके 1.5 महीने, 1 महीने पहले उसका सिलेबस ख़त्म हो। हाँ, अब एग्ज़ाम के 1 महीने है, उसकी स्ट्रेटजी यही है सर कि रिवाइज़ करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और जो भी चीज़ें आपको भूल रही हैं उन टॉपिक्स पे ध्यान लगाइए। मॉक दे रहे हैं आप, मॉक तो रोज़ ही देइए, और मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस। एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको छोटी-छोटी अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और आप उनको अच्छा कर पाओगे। 2-3 दिन पहले अगर जैसे आपका कल पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, तो एक अजीब-सा मतलब मन नहीं करेगा आपका पढ़ने के लिए, एक अजीब-सा डर रहता है मन में, एक अजीब-सी फीलिंग रहती है। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सबके अंदर वो फीलिंग होगी, तो बस यही है कि उस फीलिंग को जी लीजिए या पढ़ लीजिए, जो भी होता है वो टाइम तो ऐसे ही जाता है, उसको तो कोई। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें जब दिमाग में चलती हैं, डेली तो अपना एक रूटीन है, इतनी मेहनत कर रही हैं और कभी कभी डीमोटिवेटेड भी होते रहे होगे। ज़रूर सर। एक कोविड का टाइम आया था, मेरे से तुम्हारी बात हो रही थी, तो उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि सर अब कुछ भी मिल जाए। हाँ, तो उस टाइम पीरियड को कैसे टैकअप किया जाए, या सिंपल कहूँ तो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, ये तो होता है सर, एग्ज़ाम देते हैं तो जो आप कई लोगों को देखते हो उनका एग्ज़ाम निकल रहा है, यहाँ तक कि मैं भी जब यूट्यूब में देखता था या किसी को सुनता था कि एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, तो मैं भी सोचता था मैं कब बनूंगा, कब मेरा टाइम आएगा, कब, ये सारी चीज़ें मन के अंदर चलती हैं। आप मतलब चाहते हो उनके जैसा बनना, तो इसके लिए यही होता है कि स्ट्रेस तो रहेगा अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, चीज़ें नहीं हो रही। 2020 में जब कोविड लगा था उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि अब जॉब नहीं थी उस समय, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, कई सारी चीज़ें आप देखते हो, तो आपको लगता है कि अब कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लूँगा। तो उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था। तो फिर वो आपके अंदर फीलिंग 10-15 दिन, 1 महीने जब भी रहेगी वो रहेगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका फ्रेंड सर्किल। दोस्त रहते तो आप उनसे अपनी चीज़ें कह सकते हो, उनसे वो अपनी चीज़ें कह सकते हो, और हँसी मजाक होता है, तो एक धीरे-धीरे आप में बदलाव आ जाता है। और अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर न डालें, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो है ही नहीं। तो अगर आप, हाँ, 10-15 दिन आपको स्ट्रेस होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, तो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, वो हर एक एक्सपीरियंस के साथ होता है। वो नॉर्मल चीज़ें वो होनी भी चाहिए, एक हद तक ज़्यादा उसमें ना हो, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पता चलेगा कि आप सीरियस हैं। उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम मत लगाइए, लेकिन उसके बाद आप ये सोचिए कि आपको पाना क्या है, फिर उसके बाद अपने आप एक मोटिवेशन आ ही जाता है। अच्छा, अभी फ्रेंड्स और कहीं ना कहीं फैमिली की बात आई, तो तुम तो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, तुम्हारी फीलिंग है काफ़ी खुश हो, सारी चीज़ें, उनकी फीलिंग कैसी? तो बहुत उनमें क्या लग रहा है कि खुश तो हैं? बहुत उनका क्या सपोर्ट सिस्टम जो था, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तुम्हारी पढ़ाई के दरमियान, तुम्हारे प्रोफेशन के दर। हाँ, तो मेरे माताजी पिताजी तो काफ़ी लिबरल थे मेरी पढ़ाई के मामले में। उन्होंने कभी दखल अंदाजी नहीं की कि मैं ये करूँ, या उनको जल्दी है कि मैं अभी कमाने लगूँ, मैं जॉब कर लूँ। तो इस बात से उन्होंने मुझे काफ़ी फ्री रखा। उन्होंने बोल रखा था कि जब तुमको ज़रूरत होगी, जब जैसा होगा, अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहना, कोई ज़रूरत नहीं कि अभी ये जल्दी से तुम कोई जॉब पालो, अपने मन का करना। इसके अलावा अब तो काफ़ी खुश हैं माताजी पिताजी दोनों, काफ़ी खुश। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा या कौन मेरे को सपोर्ट किया, तो अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, सब चीज़ है, ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहे बचपन से अभी तक, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर आप कर भी पाओगे। तो मेरे चाचा चाची ने मुझे काफ़ी पढ़ाया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मेरी स्कूलिंग की फ़ीस, मतलब जब से मैं मतलब बचपन से 5-6 साल से उनके साथ रहने लगा था, इनफैक्ट आज भी तो पूरा तो उन्हीं का है, तो हर एक चीज़ तो स्पेशली उन्हीं, वो भी काफ़ी खुश। बहुत खुश, बहुत खुश। अच्छा, इतना हेक्टिक शेड्यूल जो तुम्हारे पढ़ने का था, उस बीच में कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट भी कुछ तो होता होगा तुम्हारी, तो उसके लिए हॉबीज तुम्हारी क्या होती है, कैसे अपने माइंड को? तो गाने सुनना, मैं काफ़ी अगर फ्री रहता था तो लेट जाता था बिस्तर पे, या कहीं पे भी अगर लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो 2 मिनट के लिए गाने सुनता था, स्लो मोशन की कोई भी अच्छे सॉन्ग्स गाने सुनता था। और हर संडे या सैटरडे जब भी मौका मिलता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट ज़रूर खेलता था, क्योंकि एक बार आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो जो एक वर्न आउट हो जाते हैं, एक थकान रहती है पूरे हफ्ते भर पढ़ने की, प्रेशर रहता है इतना ज़्यादा है, हाँ वो रिफ्रेशमेंट का काम करता है। तो मैं ज़रूर क्रिकेट पसंद है और गाने सुन जाता। चलो, तो अभी तो जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया अपनी पोस्ट, है ना, जी। जो ड्रीम था, और अभी एज जस्ट 22 होने वाली है कुछ टाइम बाद। यस सर। तो अब अगला टारगेट क्या? क्योंकि अभी उम्र तो तुम्हारी, जिसे कहते हैं ना, संघर्ष का समय, तो अब शुरुआत हुई है, तो अगला संघर्ष क्या, अपना टारगेट क्या? क्योंकि मुझे तो पता है, पर मैं चाहता हूँ बाकियों को भी पता चले। हाँ तो वही, अब मैं एसएससी पा गया हूँ, तो अब यही है कि अब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँ, क्योंकि यूपीएससी अल्टीमेट है सर। तो आप कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में आते हैं तो उसका एक सपना होता है यूपीएससी क्वालिफाई करेगा। तो मेरे भी वही सपना है कि मैं भी आगे जाके यूपीएससी क्वालिफाई करूँ और अच्छा करूँ। तो मैं आई विल ट्राई कि मैं अच्छा करूँ उस फील्ड में भी, एक तो सिविल सर्विसेज नेक्स्ट। चलो, अच्छा, ये तो मेरे लगभग, मैंने सोचे कि जो बच्चों के मन में क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं लगभग सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कवर कर लिया है। फिर भी कुछ बच्चों को अपनी तरफ से कुछ सजेशन या टिप्स देना चाहूँ? मैं तो बस यही कहूँगा कि अपना बेसिक मजबूत रखिए, क्योंकि अगर आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस कोई भी हो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपका मेथड, मैथ्स के लिए स्पेशली मेथड बड़ा होगा, कोई भी चीज़ होगी, लेकिन आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। और एक बार आप सॉल्यूशन तक पहुंचना, आंसर आपके आने लगे, तो छोटे छोटे ट्रिक्स आप अपने आप बना लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इस तैयारी के दौरान आप दूसरों को देखेंगे कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो अपना जो भी एम था उन्होंने अचीव कर लिया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे में क्या कमी है। कमी किसी में कुछ नहीं होती है, हाँ बहुत टाइम लगता है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एक प्राइस होती है, जब तक आपके पास वो कीमत नहीं होती है आप वो चीज़ नहीं मिलती है। तो सेम इस चीज़ के साथ ही है कि जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, शायद आपने उसकी कीमत अभी अदा नहीं की है, जब आप उसकी कीमत अदा कर देंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये तो हुई आशीष की बात, आशीष की जुबान। कुछ बातें मैं भी आशीष के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जस्ट 12th पास करके जब आए थे, मतलब कि मान के चलो उस टाइम पे 17-18 ईयर्स की एज थी इनकी, पर जुनून बिल्कुल पक्का हो रहा था कि सर मुझे सिलेक्शन मिलना है। इनका कहीं 4 बच्चों का ग्रुप था, आज लगभग लगभग सब कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। तो उस टाइम में, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि बीच में इनके काफ़ी एग्ज़ाम निकले, कभी भी ये डाइवर्ट नहीं। इसकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। एक बार मैंने ऐसे पूछा था कि आशीष प्रैक्टिस के लिए और क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक ही किताब लेता हूँ और उसको 5 बार पढ़ता हूँ। 5 किताबें ले करके अपनी, जिसे कहते हैं लाइब्रेरी बड़ी करने से कोई मतलब नहीं। अपने जो प्रैक्टिस है, एक ही किताब को आप 5 बार पढ़ें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आशीष के शब्द थे जो उस टाइम पे उसने मुझे बोले थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि इतनी छोटी उम्र में इतनी, मतलब इसे कहते हैं ना कि समझदारी वाली बात अगर किसी के माइंड में है तो उसका सिलेक्शन तो पक्का था। बस एक ही रुकावट थी कि ये 21 वर्ष के थे रहे। तो इन्होंने जैसे ही 21 वर्ष पूरा किया, पहला अटेम्प्ट दिया है और पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया है। फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और आगे जीवन में जो भी तुम्हारे सामने जो भी संघर्ष हो उसे अच्छे से पाओ, और हो सके जैसे यूपीएससी तुमने बताया तो यूपीएससी भी जरूर क्वालिफाई होगा, कोशिश। 100%। क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाता तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि आशीष को जानता हूँ कि उसके अंदर वो जो लगन है, जो चाहिए वो उसके पास है, और वो ज़रूर क्वालिफाई करेगा। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही। और सभी के लिए आगे चल के और भी बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये एक सिलेक्शन नहीं है, और भी सिलेक्शन है, और बच्चों से भी अपन जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की है, कैसे अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर के गए और कैसे उन्होंने सिलेक्शन को पाया। ठीक है, तो फिलहाल आज की इंटरव्यू के लिए तो इतना ही बच्चों, बाकी फिर अगले इंटरव्यू में रहेंगे। धन्यवाद।